बीजेपी चुनाव कमेटी की मीटिंग होने वाली है। जम्मू स्थित पार्टी हेडक्वार्टर में मीटिंग होगी और इस मीटिंग में नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग इस मीटिंग की सदारत करेंगे। 11 अक्टूबर को राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान मुमकिन है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कल बीजेपी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होने वाली है और ये मीटिंग होगी जम्मू में मुकीम पार्टी हेडक्वार्टर में और इस मीटिंग की सदारत करेंगे राष्ट्रीय महासचिव नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और 11 अक्टूबर को राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा संभव है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि रस्साकशी इस वक्त चल रही है। अपने अपने उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जा रहा है। एक तरफ जहां राज्यसभा के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाना है, तो वहीं 2 असेंबली सीट पर जिमनी चुनाव होने वाले हैं, बाई इलेक्शन होने वाले हैं। उसको लेकर भी उम्मीदवारों पर इस वक्त का तमाम जगह तमाम पार्टियों में मंथन चल रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर बीजेपी की बात करें तो कल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होने वाली है और इस बैठक में आपको बताएं कि अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की तरुण चुग, बीजेपी के नेशनल राष्ट्रीय महासचिव हैं और इनकी अध्यक्षता में 11 अक्टूबर को नाम जो है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। राज्यसभा के उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी कल चुनाव समिति की बैठक करने वाली है और इसी बैठक से क्या, जैसा कि खबरें निकलकर सामने आ रही कि राज्यसभा के जो 4 उम्मीदवार हैं उनके नामों के हवाले से 11 अक्टूबर को ऐलान कर दिया जाएगा और बडगाम और जो नगरोटा में बाई इलेक्शंस हैं उन दोनों जगह पर उम्मीदवारों के हवाले से क्या कुछ फैसला लेगी। क्या बीजेपी 11 अक्टूबर को इन दोनों असेंबली सीट्स पर होने वाले जिमनी चुनाव को लेकर भी उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, ये देखना होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर भट्ट जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। समीर, कल बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि 11 तारीख को ये घोषणा कर दी जाएगी कि राज्यसभा के 4 सीटों के उम्मीदवार बीजेपी के कौन कौन से होंगे। क्या ये माना जाए कि इसी के साथ दोनों नगरोटा और बडगाम असेंबली सीटों पर बाई इलेक्शन जो हो रहा है उसके भी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी? नहीं, देखिए सना, मैं आपको क्लियर कर दूं और आपके दर्शकों को भी हम बता दें कि कल कोई डिक्लेयर नहीं होगा, लेकिन फाइनल जो राउंड ऑफ कंसल्टेशन जिसको हम कहते हैं, क्योंकि देखिए पहले क्या हुआ कि यहाँ पे कोर ग्रुप की मीटिंग हुई, वो सैटरडे को हुई थी। उसके बाद संडे को ही सत शर्मा और अशोक पोल दिल्ली चले गए। अब ये जो कल मीटिंग होने वाली है ये इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है और जो नाम तय किए गए हैं, एक प्रोबेबल एक लिस्ट बनी है, जो पैनल उसकी लिस्ट बनी है, उस पर दोबारा से मंथन होगा, उस पर और गृह विचार विमर्श होगा। और जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं बीजेपी से, वो कह रहे हैं कि 11 तारीख को राज्यसभा के कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट होगा। जबकि नगरोटा और बडगाम की अगर हम बात करें तो उसमें अभी टाइम है, उसके कैंडिडेट्स का मंथन तो होगा, डिस्कशन तो होगा, लेकिन उनका नाम 11 के बाद ही डिक्लेयर किया जा सकता है या 11 को भी डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा के जो कैंडिडेट हैं उनका 11 को कंफर्म है। दूसरी बात, जो तरुण चुग है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, डॉक्टर तरुण चुग प्रभारी है जम्मू कश्मीर इकाई बीजेपी के और डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक बड़े नेता है। दोनों कल सुबह यहाँ पे पहुंचेंगे और दोनों जो इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, यहाँ पे टॉप लीडर्स है, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जम्मू कश्मीर इकाई के चीफ, सत शर्मा जम्मू कश्मीर बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल, और भी बाकी जो टॉप कोर ग्रुप के और इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं उनसे दोबारा से मंथन होगा और जो लिस्ट, जो प्रोबेबल की एक लिस्ट बनी है उस पर और ज्यादा विचार विमर्श होगा। और उसके बाद जो पार्टी का होता है कि जो केंद्रीय संसद बोर्ड है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है पार्टी का, वो फाइनल इस पे मोहर लगाएगी कि आखिर राज्यसभा की कैंडिडेट कौन होंगे और नगरोटा और बडगाम के लिए पार्टी के कैंडिडेट कौन होंगे। तो मंथन कंसल्टेशन जारी है बीजेपी की तरफ से। और जिस तरह मैंने कल कहा कि पीएल संतोष के साथ कल मीटिंग हुई थी सत शर्मा और अशोक कोल की, दोनों उनसे मिले थे। आज भी सत शर्मा सुबह जब हमसे बात कर रहे थे, हमने फोन पे बात की उनसे, तो वो दिल्ली में ही थे। वो कह रहे थे कि मेरी कोशिश है कि मैं जेपी सदर से मिलूं। तो कहने का मतलब है कि बहुत कंसल्टेशन हो रही है आपस में
मीटिंगों का दौर चल रहा है। और ये सिर्फ बीजेपी में नहीं है, बल्कि अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वहां पे भी कंसल्टेशन चल रही है। उनकी भी पार्टी के टॉप लीडर 1-2 दिन में मुलाकात करेंगे, मीटिंग होगी। इसी तरह से पीडीपी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग होगी। कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, और कांग्रेस भी क्योंकि एक राज्यसभा की सीट मांग रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस से जम्मू कश्मीर में, तो उस पर वो मंथन करेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के भी लीडर आपस में मिल सकते हैं कुछ दिनों में। तो तस्वीर साफ हो रही है। देखिए 13 तारीख को लास्ट डेट है राज्यसभा मेंबर्स के नामांकन का। तो लगता है कि 10-11 तारीख को, खासकर 11 तारीख मुझे लगता है कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे, क्योंकि उसके बाद 12 और 13 दोनों ही दिन बचते हैं फिर नामांकन भरने के लिए। तो इस प्रोसेस में अब बहुत जल्दी है राज्यसभा की, लेकिन जो बड़गाम और नगरोटा की सीट है उसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा। और दोनों हर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसमें भी कंसल्टेशन कर रही है, आपस में बातचीत का अमल। देखिए राज्यसभा में ये भी सिर्फ नंबर्स पर सारी चीजें निर्भर होती हैं, विधायकों के नंबर्स पर। ऐसे में 28 एमएलए बीजेपी के पास हैं और 60 अगर इनकी मान लें पूरे पार्टियों की मिलाकर विधायकों की संख्या है, उससे ज्यादा भी हो सकती है जिन्होंने समर्थन दे दिया। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि एक से ज्यादा, एक तो तय है कि एक राज्यसभा सीट पर काबिज होगी बीजेपी, क्या लगता है कि दूसरी सीट पर भी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है? कोशिश तो बीजेपी की है, और बीजेपी के जो लीडर है वो कैमरे के सामने भी बोलते हैं कि हमारी कोशिश होगी कि राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि नंबर गेम जो है इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, कांग्रेस के पास है। और कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिपेंडेंट अगर इकट्ठे ही वोट देते हैं और क्रॉस वोटिंग नहीं होती है, तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। और उनके लिए उनकी एक सीट में भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसमें भी कहा जा रहा है कि 2 सीटें 2 मेंबर्स का कम है उनके पास नंबर, जो एक मेजॉरिटी होती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इतना ज्यादा उत्साहपूर्ण नहीं है ये। लेकिन हाँ, राजनीति में, सियासत में कुछ भी हो सकता है, लास्ट मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है। क्रॉस वोटिंग अगर चेन लगाने की वो कोशिश में कामयाब हो गए तो हो सकता है कि एक से बढ़कर एक के बजाय 2 सीटें भी वो जीत सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरी उम्मीद है कि कई पार्टियां जो कि बीजेपी को पसंद नहीं करती है, जिसमें पीडीपी भी शामिल है, वो भी उनको सपोर्ट करेंगे। हालांकि पीडीपी के रुख में ये दिख रहा है कि अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है, कांग्रेस का कोई कैंडिडेट होता है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बजाय वो कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करना पीडीपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की राजनीति में और खासकर कश्मीर की राजनीति में पीडीपी का अहम मुकाबला, जो मेन मुकाबला, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना कि पीडीपी का रुख क्या रहता है। उनके 3 ही मेंबर हैं, लेकिन फिर आपके सजाद लोन है और रशीद हैं, जो शेख रशीद हैं, जो कि एआईपी के हैं। उनका भी देखना पड़ेगा कि वो किसको वोट डालते हैं। कुछ इंडिपेंडेंट भी हैं, उन्होंने पहले ही कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे, लेकिन देखना पड़ेगा आगे, क्योंकि राज्यसभा में उलटफेर बहुत होते हैं। और हमने पहले भी अक्सर जिस पर उम्मीदवार, जिस पर भरोसा होता है वही गायब हो जाता है। क्रॉस वोटिंग तो होती है, कभी कभी ये होता है कि जिस पर भरोसा होता है उसी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश होती है, और लेकिन आयन वक्त पर वो लापता हो जाते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि राज्यसभा के चुनाव में कुछ भी हो सकता है कभी भी। बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तफसील से बातचीत करने के लिए। तो राज्यसभा चुनाव पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत नहीं, और बीजेपी क्षमता के हिसाब से ही उम्मीदवार उतारेगी, और बीजेपी नगरोटा के साथ साथ बडगाम में भी उम्मीदवार देगी। देखिए, राज्यसभा में हमारा जो आंकड़ा है वो आंकड़ा इतना नहीं है कि हम चारों सीट्स जीत पाएंगे, वो तो अंडरस्टूड है। और हमें कोई जरूरत भी नहीं है कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग, कोई दाएं बाएं घूमने की। जितनी हमारी लिमिट है उसी लिमिट तक जाके हम कैंडिडेट्स उठाएंगे। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। दूसरी बात जो आपने नगरोटा और बडगाम की उठाई है, मैं बीइंग एलओपी, चूंकि मेरे साथ स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं और इंचार्ज हैं कश्मीर के, इनके साथ जो हमारी चर्चा हुई है, इन्होंने कहा है कि हमें बडगाम में भी कैंडिडेट उठाना चाहिए, और डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पे, अपने चुनाव चिन्ह पे बडगाम से भी कैंडिडेट उठाएगी और नगरोटा से।
वहीं जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगामी उपचुनाव और राज्यसभा चुनाव के लिए रणनीति बना ली है, लेकिन उम्मीदवारों के इंतखाब में अभी कुछ वक्त लगेगा। उन्होंने पार्टी के अंदर चल रहे मतभेदों को सुलझाने का भी भरोसा दिया और दोनों सीटों पर जीत की उम्मीद जताई। जम्मू कश्मीर के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, खैर मकदम है आपका। चूंकि इलेक्शन का बिगुल बज गया है, लेकिन अभी भी तजब्जुब जो है, अनसर्टेनिटी जो है वो बरकरार है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुल के नहीं बोल रही है उम्मीदवारों के बारे में। और रणनीति क्या अपनाएंगे आप? जैसे नगरोटा में कहा जा रहा है कि काफी चैलेंज है, और बड़गाम में भी कुछ इस तरह के है कि तिकोनी मुकाबले का जो है संकेत दिया जा रहा है। आप क्या कहते हैं? देखिए, जहां तक ये इलेक्शन है, ये राज्यसभा इलेक्शन है, और दूसरा जो दो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके अंदर बाई इलेक्शंस हैं, एक बड़गांव में और नगरोटा में। अब जहां तक ताल्लुक है कि राज्यसभा के लिए हमने क्या रणनीति तय करनी है, वो तो मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि उसमें है कि पार्टी का अपना एक सोच है, एक विजन है। लेकिन इतना जरूर है कि हम कभी भी उन लोगों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे जिन लोगों ने हमारे जम्मू कश्मीर को तहस नहस किया, और उन्होंने हमें वो दिया जो जिंदगी में कभी जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो नहीं सोचा था, वो चीज हमें दे दी है। बाई इलेक्शन के लिए भी कोई फैसला नहीं, कैंडिडेट अभी हमने कोई तय नहीं किए, लेकिन इतना है कि पार्टी मजबूती से दोनों सीटों पे उतरेगी और पूरा मुकाबला करेगी, और मेरे रब की मर्जी के से, हाँ, उसके आशीर्वाद से ये दोनों की दोनों सीटें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस निकालेगी। जो मर्जी कोई जितना मर्जी जोर लगाए, ये दोनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि आप अगर ये 2024 का इलेक्शन छोड़ दें तो हमेशा नगरोटा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है, और आज भी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की वापस द्वारा आएगी। और बड़गाम की जो है ये तो है ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इसलिए जो लोग क्यासबाजियां लगा रहे हैं, सारे रल मिल के हम लोग ये इलेक्शन लड़ेंगे। आगा साहब भी बिल्कुल शाना बशाना खड़े होंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। और क्योंकि पार्टी है, परिवार में 100 बातें होती हैं, वो अलग बात है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, क्योंकि जो सवाल आपने मुझे पूछा, आपने आगा साहब का पूछा नहीं, लेकिन मैंने खुद ही बता दिया, क्योंकि मुझे पता है दूसरा सवाल आप पूछने वाला यही आएगा। मैंने इसलिए पहले जवाब आपको दे दिया। इसलिए आगा साहब भी हमारे भाई हैं, और ये पार्टी हम सब ने बनाई हुई है, और ये हम सब की जिम्मेवारी है कि शेर कश्मीर का विजन, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सोच और उमर साहब का जोश, उन तीनों को मिला के ये पार्टी हमेशा मजबूत रखनी है। वो जितनी जिम्मेवारी सुरेंद्र चौधरी की है, वो उतनी जिम्मेवारी आगा साहब की भी है। लेकिन सर, 1 साल होने को आया है हुकूमत को। अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक ग्राउंड बना रही है जो कि इस हुकूमत की नाकामियां जो है वो गिना रही है, और शायद ये एजेंडा बनेगा इन बाईपोल्स का बीजेपी की तरफ। बीजेपी की इतनी दास्तान हम खोल देंगे ना, हम तो चुप हैं। अब मुझे खासकर मुझे पता है कि जम्मू में क्या किया उन्होंने, जम्मू खिते में क्या किया, जहां से 28 सीटें ले गए। वो क्या पोल हमारा जो है शरेआम सामने है, खुली किताब है। हम कह रहे हैं कि भैया 6 साल में बीजेपी की सरकार रही है, एलजी साहब बीजेपी के हैं, तो इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो जो पैकेज 28,000 करोड़ का पैकेज आया था, वो पैकेज खुर्द बुर्द हुआ। और आगामी राज्यसभा और 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत गर्मा गई है। भाजपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने उम्मीदवार इंतखाब को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी नेता सतीश शर्मा और अशोक कौल दिल्ली में पार्टी के लीडरशिप से आला लीडरान से मुलाकात कर हिकमत अमली तय कर रहे हैं। इनसे भी जल्द ही उम्मीदवारों के नामों को आखिरी शक्ल देने के लिए मीटिंग करेगी। वहीं कांग्रेस और एनसी से एक राज्यसभा सीट देने की मांग कर रही है। कांग्रेस की मांग है कि एक राज्यसभा सीट हमें दें। कश्मीर में होने वाले 4 राज्यसभा सीट्स के इलेक्शंस और 2 बाईपोल जो 2 सीट्स के लिए हो रहे हैं, असेंबली सीट्स के लिए, उसके लिए जो बाईपोल हो रहे हैं, उसके लिए गहमा गहमी बढ़ गई है। बीजेपी की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो बीजेपी जो है उसने इंडिकेशन दी है कि वो राज्यसभा की 4 में से 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 4थी सीट पर भी उनके ही सपोर्टेड कैंडिडेट, अलाई कैंडिडेट जो हैं उनको लड़ाया जा सकता है। सत शर्मा जो कि भाजपा के प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर इकाई के, और अशोक कौल जो कि ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों दिल्ली में थे। कल दिन भर उन्होंने हेक्टिक वहां पे बातचीत की है अपने नेताओं से, हाईकमांड से, और उसमें बीएल संतोष जो कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। अशोक कौल कल शाम को भी पहुंचे थे, लेकिन सत शर्मा आज यहां शाम तक पहुंचने की, उनकी वापस पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि वो जेपी नड्डा जो कि भाजपा के नेशनल प्रेसिडेंट है उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन कल उनकी व्यवस्था बहुत बिजी थे, नहीं मुलाकात हो सकी। लेकिन बीएल संतोष के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें अशोक कौल और सत शर्मा दोनों ने
उन्होंने कुछ लिस्ट उनको पकड़ा दी है। तकरीबन कहा जा रहा है कि 14 ऐसे प्रोबेबल्स हैं राज्यसभा के लिए जिनके नाम उनको दिए गए हैं 4 सीटों के लिए। टोटल 14 नाम दिए गए हैं हाईकमान को, BL संतोष को, और उस पर बातचीत अब आगे होगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर फाइनल डिसीजन लेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर फाइनल टेक लेगा, लेकिन फिलहाल कुछ नाम उनको दिए गए हैं। जो बीजेपी है उसकी कोशिश है कि नगरोटा सीट पे तो वो चुनाव लड़ेगी ही, और हमने जो पहले ही कहा कि वहाँ जो लेट देवेंद्र सिंह राणा उनकी बेटी को लड़ाया जा सकता है। लेकिन बड़गाम की सीट पर क्या पार्टी किसी अलाई या फ्रेंडली कंटेस्ट करेगी या किसी अलाई को सपोर्ट करेगी, उस पर मंथन होगा, उस पर उसको देखने वाली बात होगी। क्योंकि 2024 में बीजेपी ने वहां से चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार चुनाव लड़ने के पार्टी मूड में है और किसको वो वहां से कैंडिडेट उठाती है उस पर भी नजर रहेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री काम नहीं करते, केवल इधर उधर की बातें करते हैं, केंद्र पर सवाल उठाते हैं, अधिकारों का रोना रोते हैं, लेकिन काम नहीं करना चाहते। सुनील शर्मा ने कहा कि सीएम के पास पर्याप्त अधिकार हैं, सरकार को केंद्र से भी पूरी मदद मिल रही है, लेकिन जनता के लिए उस मदद का इस्तेमाल नहीं करके सीएम इधर उधर की बातें करते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, एक ही बात पे, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच करें, आपने देखा होगा 15 अगस्त की इंडिपेंडेंस डे की स्पीच, चाहे वो नॉर्मल स्टेज पे चढ़ के बात करें, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन में बात करें, उन्हें एक ही बात पे जम्मू कश्मीर के लोगों को घुमाना बड़ा अच्छा लगता है। मेरे पास स्टेटहुड नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है। किस स्टेटहुड की बात कर रहे हैं? क्या नहीं है उनके पास? मैं पूछना चाहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा सीरियसली, मैं आरोप एलिगेशन नहीं लगाता हूं, लेकिन मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं सीएम साहब को कि आपके पास क्या पावर नहीं है? जो आपने कमिटमेंट्स की थी, क्या उसके लिए पूरा करने के लिए आपके पास पावर नहीं है? आपने अभी तक 1 साल में 16 कैबिनेट मीटिंग्स की। 16 कैबिनेट मीटिंग्स में आपने 97 ऐसे डिसीजंस हैं जो एलजी महोदय ने अप्रूव कर दिए। लोगों को गुमराह कर रहे हो, हमारी फाइल नहीं निकल रही है। आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी फाइल है जो आपकी कमिटमेंट लोगों के साथ थी और जिसको एलजी साहब ने रोका है? वहीं स्टेटहुड मांगने पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि लोगों को स्टेटहुड ऐसा नहीं चाहिए जहां डर का माहौल हो। कश्मीरी सिविलियन को मारने के लिए आपको स्टेटहुड चाहिए? आपने तो आतंकवादी को कभी नहीं मारा, आपने उग्रवादी को तो कभी नहीं मारा। हां, सिविलियन को रक्त रंजित किया आपने यहां पे हड़तालें करवाई, आपने यहां पे स्कूल बंद करवाए, आपने यहां पे मजदूरों की मजदूरी खाई। वो स्टेटहुड चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कश्मीरी इस प्रकार का स्टेटहुड चाहता है, जहां पे डर का माहौल हो, जहां पे भय का माहौल हो, जहां पे एक छोटे बच्चे को, स्कूल गोइंग स्टूडेंट को ये नहीं पता हो कि वो वापस आएगा नहीं आएगा, जहां पे ये नहीं पता हो कि किस ऐसे व्यक्ति को जो उनकी पार्टी के खिलाफ हो उस पर पीएसए लगेगा। पैलेट गन आप लाने वाले, पीएसए आप लगाने वाले, सिविलियन किलिंग की तादाद अगर आप निकालोगे, दौरान हुकूमत आपके ज्यादा हुई है। तो इस प्रकार के स्टेटहुड को मुझे नहीं लगता कि कोई कश्मीरी आपके लिए डिमांड कर रहा है कि इस प्रकार का स्टेटहुड चाहिए। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी इस सेशन में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए एक बिल पेश करेगी। महबूबा ने उमर सरकार से इस बिल की हिमायत करने की अपील की है। ये बिल सरकारी जमीनों पर बसी गैर कानूनी कॉलोनियों को और अनधिकृत कब्जों को नियमित करने के मकसद से जुड़ी हुई है। लोग को एक डर है, एक खौफ है कि हमारी ये जो जमीन है या हमारी नौकरियां हैं ये महफूज नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है। और हमने देखा भी 2019 के बाद यहाँ भी बुलडोजर चला। जो गरीब लोग कहीं 2 मरले 4 मरले 10 मरले में किसी का घर था, किसी की दुकान थी, उसके ऊपर जो है बुलडोजर चलाया गया और कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। आपने देखा कि इस अरसे में 2019 से लेके आज तक कितने मकान, कितने स्कूल, कितने दुकानों को उजाड़ा गया, कितने लोग घर से बेघर हो गए और
मैं समझती हूँ कि सरकार की ये तरजीह होनी चाहिए थी कि एक ऐसा बिल लेके आए जिससे रेगुलराइज हो, कम से कम जिसको 30 साल से ज्यादा अरसा हो गया हो, 30 साल से ऊपर, चाहे वो कोई गरीब आदमी हो, चाहे उसका घर हो, चाहे उसकी दुकान हो, उसको रेगुलराइज किया जाए। और जो जम्मू कश्मीर में जो हमने बिल लाया है, जो लोगों के पास जमीनें हैं, जहां घर हैं या दुकान है या होटल्स हैं, उसके हवाले से मेरी गुजारिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से, वो या बिल खुद लाए इसको रेगुलर करने का, या हमारे बिल को जो है एक्सेप्ट करें। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। अगर दर्द से परेशान सेठ दीनदयाल अपने बेटे से धंधे को लेकर बस एक ही बात बोलते थे, जिससे मौका चूका उसका धंधा सूखा, और मौका था बिजनेस को एक नई उड़ान देने का, सो हमने चौका मार दिया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल जैसे चैनल के साथ अपने ब्रांड को जोड़ने के लिए advice.nw18.com पर लॉगिन किया और डिटेल्स भरते ही एडवाइस की तरफ से मिला तुरंत कॉल बैक। यही है मौका, मार दो चौका। उधमपुर में सेना का सर्च अभियान जारी, बसंतगंज के धनी टॉप इलाके में सर्च अभियान, स्थानीय लोगों ने दी संदिग्धों को जानकारी। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एसआई की रेड, शोपियान, कुलगांव, अनंतनाग, बारामूला में रेड, सुरक्षा बलों के साथ मिलकर रेड। कुलगांव के निसार अहमद नजर के घर की तलाशी, इंस्पेक्टर महराज अहमद के नेतृत्व में एसआई की छापेमारी। महबूबा मुफ्ती ने सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलाए जाने पर सवाल उठाए, सीएम उमर पर बोला हमला। गुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह ने विभिन्न विभागों के कामकाज का आकलन करके और निर्वाचन क्षेत्र में चल रही विकास परियोजनाओं को जानने के लिए टंगमर्ग में उपमंडल स्तर के अधिकारियों के साथ जायजा मीटिंग की। मीटिंग में अधिकारियों ने विधायक को, एमएलए को अपने अपने इलाके में पब्लिक सहूलियात से जुड़ी हुई सुधार और उसके मकसद से चल रहे तमाम कामों और साथ ही साथ स्कीमों और मुस्तकबिल की स्कीमों की प्रगति के बारे में जानकारी दी। बैठक के दौरान विधायक ने गुलमर्ग निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में सड़क निर्माण, जलापूर्ति योजनाओं, विद्युतीकरण कार्यों और ग्रामीण विकास गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। फर्स्ट रिव्यू ऑफ ऑल द सेक्टर, जो हमारी सब डिविजनल ऑफिसर्स हैं उनसे हमने जो है कामों का जायजा लिया, कितने काम सैंक्शन हुए थे, कितने कामों में टेंडर्स हो गए, काम कितने पर शुरुआत होगी और कितने रह गए हैं। तो उन्होंने मुझे ये वादा दिया है कि वो बिल्कुल इन कामों को कंप्लीट करेंगे, वक्त पर करेंगे और क्वालिटी काम करेंगे। और उन्होंने ये कह दिया कि क्वालिटी काम होगा, इसमें कोई भी जो है कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैंने हिदायत दी उनको कि लोगों के जो मसाइल और मुश्किलात हैं उनको दूर करें। इसी तरह से हमने जो है रिव्यू लिया स्नो क्लियरेंस का आगे, एंड देन पीएचई, इलेक्ट्रिसिटी और जो हमारे जो पीडब्ल्यूडी के अंडर भी रोड्स आते हैं उनको, उनकी स्नो क्लियरेंस, और एक जामिया प्लान उन्हें बनाया है। यहाँ स्नो क्लियरेंस कंट्रोल रूम रहेगा, यहाँ पीएचई का एक कंट्रोल रूम रहेगा ताकि लोगों को प्रॉब्लम्स न हो। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के पीर पंचाल नेतृत्व ने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इसके बाद नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीर पंचाल रेजिमेंट की स्थापना, मेडिकल कॉलेज में प्राथमिकताएं, पर्यटन क्षेत्र के लिए गंडोला सेटअप, सड़क विकास और स्वास्थ्य क्षेत्र के उत्थान सहित कई मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने पंचायतों के परिसीमन की भी मांग की, साथ ही स्टेटहुड की वापसी की इच्छा जताई और पुंछ राजौरी को अनंतनाग संसदीय क्षेत्र में मिलाने के हालिया परिसीमन को सिरे से खारिज कर दिया। जो मेमोरेंडम हमने दिया तो उसमें मेरा जो पहले से कहना है कि चूंकि डिस्ट्रिक्ट पुंछ एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, पिछले 70 साल से वहाँ के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मिलिटेंसी को किया, जंगों को किया, तो उसमें मेरा मानना था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें पीर पंचाल रेजिमेंट के नाम से हमारे बच्चों को उसमें एब्जॉर्ब करे, एक रेजिमेंट दे दे, तो उससे ये होगा कि हमारी सिक्योरिटी भी बेहतर हो जाएगी और हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। उसके साथ साथ हम ये चाहते थे कि फॉरफ्लंग एरिया है पुंछ, मेडिकल कॉलेज के लिए वो सबसे ज़्यादा हकदार है, तो वहाँ मेडिकल कॉलेज जब दिए जाएं तो प्रायोरिटी में पुंछ को रखना चाहिए। तो हमारा इसके साथ साथ मानना था कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने लोरन से
तोसा मैदान गंडोला को मंजूर किया था, तो हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहा कि राजौरी पुंछ को बूस्ट करने के लिए, उसका टूरिज्म बूस्ट करने के लिए ये गंडोला जो है ये रीढ़ की हड्डी का काम देगा, ये बहुत अच्छे हमारी अपलिफ्टमेंट होगी टूरिज्म की। तो उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया कि नियर फ्यूचर में हम गंडोला शुरू करने जा रहे हैं, जिससे एक बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है राजौरी पुंछ के टूरिज्म सेक्टर में। शोपियां जिले के त्रगपथरी क्षेत्र में पुलिस जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और पुलिस से जनता संबंधों को मजबूत करने के लिए शोपियां पुलिस के प्रयासों की सराहना की। बातचीत के दौरान एहलकारों ने मकामी लोगों की शिकायतें सुनी और उन्हें यकीन दहानी कराई कि उनकी तमाम जो जायज परेशानियां हैं उसका वक्त पर को हल किया जाएगा और साथ ही साथ इन तमाम मुद्दों को मुतल्लिका महकमे के सामने उठाया गया। लोग पुलिस में जाने से डरते थे। आप जब सुनते हैं कि भाई क्या है पुलिस का मकसद क्या है, असली सब समझ चुके हैं। आप जाते हैं और ठीक ठाक अपना मुतालबात रखते हैं और वो हल भी हुआ करता है, वहाँ पे उसकी बात सुनी जाती है। ये अच्छा कदम है, आइंदा भी ऐसी प्रोग्राम होने चाहिए, हर जगह पे होने चाहिए। आज यहाँ हुआ, हर जगह डिस्ट्रिक्ट में ऐसी प्रोग्राम जो हैं वो होने चाहिए, ये एक अच्छी बात है। पुलवामा में मैरिज हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल की परियोजना 4 साल से रुकी हुई है, जिससे जनता में चिंता बढ़ गई है। डांगरपुरा इलाके में भूमि चुनी गई थी, लेकिन अभी तक कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। नगर परिषद के पार्षदों ने पहले योजना बनाई थी, लेकिन सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। स्थानीय लोग सरकार से इस परियोजना को जल्द लागू करने की लगातार मांग कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट ज़ेरे इल्तवा है और इसीलिए लोगों में नाराजगी भी है। के लिए भी जो है एक मैरिज हॉल जो है मुख्तस किया गया था और उसकी बाज़ाब्ता तौर पे जो पीछे आप लैंड देख रहे थे, यहाँ पे इसकी आइडेंटिफिकेशन भी हुई और फिर सॉइल टेस्टिंग भी हुई और उसके बाद पता नहीं 2020 के बाद आज तक 25 तक जो है फंड्स आते गए जाते गए और इस पे कोई काम अभी तक नहीं हुआ। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की कि सर इस पे काम जल्द से जल्द होना चाहिए, लेकिन तब से अभी तक काम नहीं हो रहा है। मेरी गुजारिश है ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर से कि इस पे जल्द से जल्द नज़रसानी की जाए और इसका काम स्टार्ट होना चाहिए। टाउन में बहुत कंजक्शन है, यहाँ उतने घर छोटे छोटे होते हैं। इसमें खाली मैरिज हॉल नहीं है, खाली कॉन्फ्रेंस हॉल भी है और बाकी फंक्शन भी इसमें कर सकते हैं और टाउन के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी उस टाइम हमने रखा था, लेकिन तब से आज तक इस पर कोई नज़र ही नहीं डालता है, ना इस पर काम स्टार्ट हुआ है। और ये ज़मीन अभी म्यूनसिपैलिटी के हदूद में आता है और अभी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल काउंसिल पुलवामा से, क्योंकि इसको थोड़ा देखा जाए और बंद किया जाए, जो ये खुला है ओपन है ऐसे ही। बारामूला में पंजाबी धर्म सभा ने कस्बे में हुई घटना के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दुकानदारों पर अतिक्रमण के लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा गया कि कानूनी तौर पर जमीन पंजाबी धर्म सभा की है। उन्होंने आगे बताया कि दुकानदार 1995 से यहां किराए पर रह रहे थे। कुछ जमीन और दुकानें दशहरा मैदान के लिए। सभा के नेताओं ने उपराज्यपाल से इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की। 2 दिन पहले यहाँ बारामूला में एक घटना घटी है, एक वीडियो वायरल हुआ था। कोई संदीप मावत जी यहाँ आए थे और वो एक जगह पे उन्होंने सबसे पहले तो वहां ट्रेसपासिंग की। वो गए किस इजाजत से वहां पे, चलो बहरहाल उन्होंने वहां जाके एक प्रॉपर्टी का नाम दिया और एक शख्स का नाम दिया जो हमारी खतरी बरादरी का यहाँ सरकर्दा आज इंसान है, एक इज्जतदार शहरी है, उसको उन्होंने अब्यूज किया। मैं ये बात मावा साहब को आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताना चाहता हूं कि मावा साहब, ये जो प्रॉपर्टी है ये पंजाबी धर्म सभा के नाम से जानी जाती है और 1947 से पहले की ये खत्रियों की प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी बाज़ाब्ता इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड है, वो चेक कर सकते हैं आप जाके। और ये प्रॉपर्टी सारी आज से 70 साल पहले से किराए पे दी गई है।